क्लास 7th की हिस्ट्री की बुक चल रही है अपनी, चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। उसमें दिल्ली के सुल्तान 12वीं से लेकर 15वीं शताब्दी। तो दिल्ली सल्तनत का सबसे महत्वपूर्ण शहर बना था 12वीं शताब्दी में। सबसे पहले दिल्ली तोमर शासकों द्वारा अपनी एक राजधानी बनाई गई थी। 12वीं शताब्दी में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने परास्त किया था, हराया था। तोमरों और चौहान के राज्यकाल में दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा। देखो, सबसे पहले तो ये तोमरों के पास में थी, तोमर को हरा के चौहानों की राजधानी बनी, और चौहानों को हराने के बाद में ये यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे, है ना, गुलाम वंश की स्थापना यहाँ पे हुई थी। राइट। तो आगे याद रखना है, यहाँ समृद्धिशाली जैन व्यापारी रहा करते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई 1206 ईस्वी में। ठीक है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना में पांच राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत में शासन किया है। पहला है मामलुक अथवा गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा तुगलक, चौथा सैयद, पांचवा लोधी वंश। देखो, आपकी हेल्प के लिए भी लिख दे, गुलाम वंश 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी के बीच में था। खिलजी वंश ने 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक शासन किया है। फिर तुगलक वंश, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक ये सब आते हैं, 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी। फिर सैयद वंश 1414 ईस्वी से लेकर 1451। फिर लोधी वंश, है ना, ध्यान रखना, लोधी वंश ये अफगानिस्तान के थे। ठीक है, सारे जो शासक थे लोधी वंश के। और इसके अलावा गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद ये तुर्की से थे सारे। ठीक है। तो लोधी वंश की भारत में स्थापना 1451 से 1526 के बीच में होती है। दिल्ली के शासक पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये तोमरों के पास में थी दिल्ली। तोमरों का शासन आरंभिक 12वीं सदी से लेकर 1165 ईस्वी के बीच में था। और तोमरों का एक राजा था अनंगपाल। ठीक है, अनंगपाल, उसका यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासनकाल रहा है 1130 से लेकर 1145 ईस्वी के बीच में। अब राजपूतों में भी 36 राजवंश थे टोटल। ठीक है, जैसे कि चौहान है, गहड़वाल है, चंदेल है, ये सब राजवंश थे राजपूतों के। तो चौहानों ने भी 1165 से 1192 ईस्वी तक शासन किया है। चौहानों में सबसे महत्वपूर्ण जो राजा थे वो पृथ्वीराज चौहान थे, है ना। अंतिम शासक थे 1175 से लेकर 1192 ईस्वी के बीच में। सल्तनत काल का टाइम ये देखो, यहाँ पर आप देखेंगे कि 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी के बीच में गुलाम अथवा मामलुक वंश ने सल्तनत काल पर शासन किया था। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ये जो गुलाम वंश के जो कुछ शासक लिखे हैं, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक थे गुलाम वंश अथवा मामलुक वंश के। फिर शमसुद्दीन इल्तुतमिश आते, फिर रजिया सुल्तान, फिर गयासुद्दीन बलबन और शमसुद्दीन क्यूमर्स। ठीक है, ये आपके गुलाम वंश के राजा रहे हैं। आगे याद करो, खिलजी वंश जो कि 1290 से 1320 ईस्वी के बीच में रहे। अलाउद्दीन खिलजी संस्थापक थे खिलजी वंश के। फिर सॉरी, यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी है, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी, ये महान शासक थे खिलजी वंश के। आगे चलते हैं, अंतिम जो शासक थे खिलजी वंश के कुतुबुद्दीन मुबारक शाह थे। तुगलक वंश के बारे में पढ़ लेते हैं। 1320 से 1414 ईस्वी के बीच में शासनकाल रहा। गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। फिर मोहम्मद बिन तुगलक आया, फिर फिरोज शाह तुगलक, फिर नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक, ये सब आया था। ठीक है, अंतिम शासक था नसरुद्दीन तुगलक वंश का। आगे चलते हैं, सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 ईस्वी के बीच में 37 साल तक सैयद वंश ने भारत में शासन किया। जैसे खिजर खान संस्थापक थे, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, आलम शाह इसके अंतिम शासक थे सैयद वंश के। लोधी वंश पढ़ लेते हैं। इसमें बैलो लोधी संस्थापक रहते हैं लोधी वंश के। फिर सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी यहाँ पे शासन करते हैं भारत में। आगे चलते हैं, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है? सिक्कों से, अभिलेखों से, स्थापत्य कला से और तारीखों से। ये तारीख क्या हुआ करती दोस्तों? एक प्रकार का ग्रंथ हुआ करता था। ठीक है, तारीख एक वचन को कहते हैं और त्वारिख है बहुवचन को कहते हैं। अब ये जो तारीख थे वो फारसी भाषा में लिखे गए सुल्तानों की जो प्रशासन है उसके बारे में लिखा जाता था तारीखों में। और ये तारीख को कौन लिखता था? सचिव, प्रशासक, कवि, दरबारी कवि लिखते थे।
और इनमें सुल्तान के न्याय संगत व्यवहार के बारे में लिखा जाता था। और ये त्वारिख के लेखक नगरों में रहते थे, वे सुल्तानों से ढेर सारे इनाम व जमीन वगैरह पाया करते थे। ये लेखक शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार व लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज की व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। पांडुलिपि तैयार करने में 4 चरण हमें मिलते हैं, जैसे पहला है कागज़ तैयार करना, दूसरा लेखन कार्य, तीसरा महत्वपूर्ण शब्दों व अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग करना, फिर जिल्द तैयार करना। ठीक है, ये पांडुलिपि को तैयार करने के 4 चरण हुआ करते थे। आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला का आप एग्जाम्पल देखो, जैसे कि ये कुतुब मीनार दिख रही है और अन्य संरचनाएं जो कि दिल्ली सल्तनत काल में बनी थी। अब ये जो 1 2 3 4 है, ये दोस्तों पांडुलिपि बनाने का कार्य हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये 4 चरण बता दिए मैंने। रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ लेते हैं। इनका शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी के बीच में रहा है। सन 1236 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी और इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य व सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके शासन करने से अप्रसन्न थे। रजिया सुल्तान चूँकि एक महिला थी, ठीक है, और एक महिला जब गद्दी पे बैठती है तो फिर मतलब लोग है वो कमेंट वगैरह पास करने लगते हैं, और कहीं ना कहीं नाराज़गी लोगों में दिख रही थी रजिया सुल्तान जब गद्दी पे बैठी थी। सन 1240 ईस्वी में सिंहासन से उसे हटा दिया। रजिया ने अपने सिक्कों व अभिलेखों में अंकित करवाए कि वह इल्तुतमिश की बेटी थी। अन्य महिला शासक देख लेते हैं। रानी रुद्रमा देवी 1262 से लेकर 1289 ईस्वी के बीच में आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में काकतीय वंश की एक ये रानी थी। ठीक है, रानी रुद्रमा देवी काकतीय वंश से संबंधित थी, ध्यान रखना। आगे रानी दिद्दा, आप याद रखो, कश्मीर की एकमात्र महिला शासक थी। 980 से 1003 ईस्वी के बीच में शासन किया 23 साल तक। तो एक तो रजिया सुल्तान, ठीक है, महिला शासक इतिहास में, एक रानी रुद्रमा देवी काकतीय वंश की, और एक रानी दिद्दा जो कि कश्मीर पर उन्होंने राज किया है। अब दिल्ली सल्तनत का विस्तार पढ़ लेते हैं, गैरीसन शहर से साम्राज्य तक। अब देखो, जब तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय हार जाते हैं मोहम्मद गोरी से, फिर मोहम्मद गोरी तो भारत छोड़ के चला जाता है, वो अपने गुलाम छोड़ के चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक है और भी अन्य गुलाम थे। तो ये जो गुलाम थे वो पहले सैनिक छावनियों में रहा करते थे, और इन सैनिक छावनियों को कहते हैं गैरीसन। ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे एक भीतरी प्रदेश है, वो एक शब्द आया है, तो किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं व सेवाओं की पूर्ति करे भीतरी प्रदेश कहलाते थे। अब ये सैनिक छावनियों से निकल करके मतलब अपना साम्राज्य विस्तार करते हैं दिल्ली सल्तनत के जो शासक रहते हैं। तो 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरीसन के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शाहिदी कभी फैला। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि 1206 ईस्वी से पहले मतलब ये जितने भी गुलाम थे, ठीक है, ये जो तुर्की वगैरह से आए थे, ये सब सैनिक छावनियों में रहा करते थे। इन्होंने प्रसार की इतनी कोशिश नहीं की, लेकिन 1206 ईस्वी में जैसे ही गुलाम वंश की स्थापना हुई, इन्होंने भारत में प्रसार करना स्टार्ट कर दिया, भारत के राजाओं को हराना स्टार्ट कर दिया। और 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था। बंगाल और सिंध के गैरीसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। इसका संस्थापक गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ। इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में हुआ। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले, उनका लक्ष्य क्या था? गैरीसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दुआब से जंगलों को साफ किया गया। शिकारी संग्राहकों व चरवाहों को उनके पर्यावास यानी कि उनके पर्यावरण से खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई व कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा व क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले, गैरीसन शहर व अन्य शहर बसाए गए। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहर की सीमा पर हुआ। आगे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू किए गए। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम व मूल्यवान धातुएं कब्जे में ले ली। ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय अपने चरम पे थे। तो अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत का अभियान पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये मतलब चित्तौड़, गुजरात से रणथंबोर, फिर मांडू से देवगिरी आया, फिर होयसल, मदुरै तक, तंजावुर तक गया अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो ये मैप भी आप बना सकते हैं, अपने नोट्स को शानदार बनाएं। ठीक है, देखें बार बार और याद करें इन सब चीज़ों को।
तो स्थानों के नाम में आपको याद रखने किस तरह से दिल्ली से चल के वो मांडू जाता, फिर देवगिरी से होयसल, फिर होयसल से तंजावुर। आगे चलते हैं। कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद, तो कुतुब मीनार के उत्तर पूर्व में ये मस्जिद स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनाया था। नोट लगा के पॉइंट लेके, भारत में पहली ये तुर्क मस्जिद थी, कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद। आगे चलते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण 3 सुल्तानों के द्वारा किया गया, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ये क्या है? दहली ए कोहना, दहली ए कोहना ये पुराना शहर है के बाहर इल्तुतमिश द्वारा हौज ए सुल्तानी नामक विशाल जलाशय बनाया गया। अलाई दरवाजे के बारे में पढ़ लेते हैं। कुतुब परिषद महरौली कोमा दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिण प्रवेश द्वार है अलाई दरवाज़ा। आगे चलते हैं। बेगमपुरी मस्जिद, यह मोहम्मद तुगलक के राज्य काल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपना मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी, बेगमपुरी मस्जिद। आगे चलते, दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनाई। ठीक है, तो मस्जिद क्या है? ये मस्जिद अरबी शब्द है, ऐसा स्थान जहाँ मुस्लिम अल्लाह की आराधना में सजदा करते हैं, प्रार्थना करते हैं अल्लाह की। ठीक है, अब देखो ये कुतुब मीनार के इसके बारे में थोड़ा सा अपन इतिहास पढ़ते हैं। कुतुब मीनार 1993 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्ज। यूनेस्को दोस्तों आपको पता है यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है, वो पुरानी धरोहरों को मान्यता देती है। तो 1993 में कुतुब मीनार को वर्ल्ड हेरिटेज विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया था। ठीक है, और ये कुतुब मीनार परिसर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण में यानी कि भारतीय पुरातात्विक विभाग के अंडर कंट्रोल में है। और ये अलाई दरवाज़ा देख सकते हैं, सल्तनत काल की वास्तुकला का उदाहरण है। और दहली एक कोहना ये चीज़ है, जामा मस्जिद और बेगमपुरी मस्जिद। राइट, आगे चलते हैं। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन, तो दिल्ली सल्तनत एक विशालकाय साम्राज्य था जिसके प्रशासन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान जो कि गुलाम वंश के थे, सामंतों व जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। गुलामों को फारसी भाषा में बंदगा भी कहा जाता था। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था, मतलब गुलामों को सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। आगे चलते हैं। खलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे, साथ ही अपने अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। अब कुछ वर्गों को उन्होंने सेनापति और सूबेदार जैसे पद भी दिए। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के लोगों को धक्का लगा तथा इसके लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की गई। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने मोहम्मद तुगलक की आलोचना की थी, चूँकि उसने निचले तबके के जो जाति है उसके लोगों को बड़े बड़े पद दिए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। उसने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश के रूप में किया है, जियाउद्दीन बर्नी ने। आगे चलते हैं। खलजी व तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे। इक्ता मतलब सामंतों को जो जमीन दी जाती थी उसको इक्ता कहते थे। राइट, और इक्ता जिसको दी जाती थी वो इक्तादार कहलाता था या मुक्तिदार कहलाता था। राइट, इक्तादार अथवा मुक्ति के कार्य सैनिक अभियानों का नेतृत्व करते थे, इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखते थे, सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व वसूली क्या करते थे। मुक्ति मतलब इक्तादार जिसको वेतन के बदले ज़मीन मिल रही है, राजस्व के रूप में मिली रकम से वे अपने सैनिकों को तनख्वाह देते थे। उनका पद वंशानुगत न था तथा उन्हें कोई इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए मिलता था। अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के लिए कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति द्वारा एकत्रित राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे तथा इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति अथवा इक्तादार राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले तथा तय संख्या के अनुसार ही सैनिक रखे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण व वसूली के कार्यों को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया तथा उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया, उनके मजबूर किया गया। अलाउद्दीन खिलजी के समय पर ये थोड़ा परिवर्तन आया कि स्थानीय सामंतों को भी टैक्स देना पड़ा। सुल्तानों के प्रशासकों ने ज़मीनों की पैमाइश की यानी कि मापा उनको, और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा गया। उस समय 3 तरह के कर थे। खराज, ये कृषि पर लगने वाला कर था जो कि किसान की उपज का लगभग 50% होता था। मवेशियों पर कर, घरों पे कर। अन्य कर भी होते थे जैसे खुम्स क्या होता था, युद्ध में लूटे गए माल पर लगने वाला कर होता था। ठीक है, इस धन का 1/5 हिस्सा सुल्तान रखता था, 4/5 सैनिकों का होता था। जकात क्या होता है, एक धार्मिक कर जो कि मुसलमान नहीं थे उनको देना पड़ता था। सॉरी, ये जकात कर है। देखो
ये जो ज़कात कर है, ये तो सभी मुसलमानों के अनिवार्य था। मैं अभी जो चर्चा कर रहा था, जो मुसलमान नहीं होते थे उनको जजिया कर देना पड़ता था, ठीक है। तो जजिया और ज़कात में अंतर है। ज़कात एक धार्मिक कर था जो मुस्लिमों की आय का 2.5% या 1/40वां भाग होता था। ये मोहम्मद पैगंबर द्वारा स्टार्ट किया गया था, सभी मुसलमानों के लिए अनिवार्य था। सल्तनत एवं मुगल काल में व्यापारियों से आयात निर्यात पर 2.5% ज़कात वसूला जाता था। जजिया करता क्या था? ये टैक्स था जो कि मुसलमान नहीं थे उनको देना पड़ता था, ताकि उन लोगों की रक्षा की जा सके, ठीक है। बदले में सल्तनत काल में इसकी वसूली खराज के साथ यानी कृषि कर के साथ में की जाती थी, किंतु फिरोज शाह तुगलक ने जजिया को एक अलग टैक्स के रूप में कलेक्ट किया था। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया, लेकिन 1575 ईस्वी में पुनः लगा दिया और पुनः समाप्त कर दिया 1579 ईस्वी में। तो लगातार ख़त्म कर रहे हैं, लगा रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, लगा रहे हैं। ज़कात कर, सॉरी, ये जजिया कर। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर लगाया पूर्ण रूप से। मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 ईस्वी में हटाया था इसे। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने सरदार और किलेबंदी की जानकारी दी। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 ईस्वी में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ओक्सियाना में पर हमला किया था। इसके बाद दिल्ली सल्तनत को भी उसका धावा झेलना पड़ा। ये जो चंगेज खान था भारत को लूटने के मकसद से आया था, भारत पर आक्रमण किया था इसने, ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों में दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। दोनों ने अलग अलग तरीक़ों से उसका सामना किया। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी, तो इसके समय पर दिल्ली पे 2 बार हमले हुए। एक तो 1299 से 1300 ईस्वी के बीच में और 1302 ईस्वी से लेकर 1303 ईस्वी के बीच में, जिसके लिए इसने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक सीरी नामक एक नया गैरीसन शहर बनाया था। गैरीसन शहर मतलब सैनिक छावनी, सैनिक छावनी। सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। तो गंगा और यमुना के बीच में जितना भी अनाज वगैरह होता था वहीं से भरण पोषण हुआ करता था, है ना। अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों का किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के रूप में लिया गया। आगे चलते हैं। सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन दिया गया। ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात चल रही है। सैनिक अपना सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे, इसलिए व्यापारी अपनी कीमतें न बढ़ा सके, इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। इसे बाजार प्रणाली नियंत्रण भी कहा जाता है। बाजार नियंत्रण प्रणाली क्या थी कि बाजार में जो वस्तुएं उपलब्ध थी उनका मूल्य ना बढ़े, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उस दिशा में प्रयास किए थे। जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सजा मिलती थी। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल माने जाते हैं। मंगोल आक्रमणों के खतरों का भी सफलतापूर्वक इन्होंने सामना किया। कीमतों में कमी व बाजार नियंत्रण प्रणाली की भी प्रशंसा की गई। ये याद रखना अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अब पढ़ते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसके शासन के आरंभिक वर्षों में दिल्ली पर हमला हुआ, मंगोल सेना हार गई। उसने एक स्थानीय सेना तैयार की व ट्रांस ओक्सियाना पर आक्रमण की योजना बनी। देखो, ट्रांस ओक्सियाना एक इलाका जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान के इलाके आते हैं। नया गैरीसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के पुराने शहर दिल्ली एक कोहना को खाली करवाकर वहां सैनिक छावनी बनाई गई। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी गई राजधानी दौलताबाद भेजा गया। देखो, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर राजधानी इन्होंने शिफ्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन ये योजना असफल हो गई थी। वो इनकी दूसरी राजधानी थी दौलताबाग। पहली थी दिल्ली, फिर दौलताबाग। सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया तथा अतिरिक्त कर भी लगाए। इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ा। आगे चलते हैं। मोहम्मद तुगलक भी सैनिकों को नगद वेतन देता था। उसने कागजी मुद्रा की तरह टोकन एक सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। ये सिक्के सस्ती धातु के बने होते थे, न कि सोने चांदी के। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। प्रशासनिक कदम इनके असफल रहे। मोहम्मद बिन तुगलक के इन्होंने कश्मीर पर आक्रमण किया, वो भी असफल रहा। दौलताबाद ले जाए जाने से लोग नाराज से राजधानी को करों में वर्दी हुई। गंगा यमुना के दुआ में अकाल से जनता बगावत ऊपर उतरे। किसानों ने विद्रोह किया था, ठीक है। और उसे अपनी सांकेतिक मुद्रा जो टोकन मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी वो भी वापस लेनी पड़ी। तुगलक वंश के बाद 1526 ईस्वी तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद व लोदी वंशों का शासन बना रहा। आगे चलते हैं। देखो, 18वीं शताब्दी में कुछ नए राज्य बन के उभर के सामने आते हैं, जैसे कि जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, दक्षिण भारत, ठीक है। क्योंकि ये जो दिल्ली सल्तनत है ये कमज़ोर हो गई थी। इसी काल में अफगान व राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ लेते हैं। 1540 से 1545 तक इनका कार्यकाल रहा, 15 वर्षों का। ने बिहार में एक छोटे से प्रबंधक के रूप में काम किया था।
शेरशाह सूरी को दोस्तों इसलिए याद किया जाता है क्योंकि भारत में दूसरे अफ़गानी वंश की स्थापना की थी। पहले अफ़गानी वंश की तो की थी लोदी वंश ने, फिर शेरशाह सूरी ने की थी दूसरे अफ़गानी वंश की। आगे चलकर शेरशाह सूरी ने मुग़ल सम्राट हुमायूं को भी हरा दिया था। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया था। सूरवंश ने 15 वर्षों तक शासन किया। शेरशाह ने अलाउद्दीन की नीति को अपनाया व उसे मजबूत बनाया। नोट लगा के पॉइंट लिखे। महान सम्राट अकबर ने जब मुग़ल साम्राज्य को समेकित किया यानी कि विस्तार किया तो उसे प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया। तो जब अकबर ने अपना मुग़ल साम्राज्य को विस्तार किया तब उसने कुछ टाइम के लिए जो प्रशासन की व्यवस्था थी वो शेरशाह सूरी की अपनाई थी अकबर ने, याद रखना है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर नंबर 3 याद कर लिया, जिसमें अपन ने सल्तनत काल के कुछ राजाओं के नाम, कुछ वंशों के नाम हमने पढ़े हैं। ठीक है, आई होप आपको दोस्तों समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो और एक अच्छा सा कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में। गॉड ब्लेस यू।